Hello students, today we will start our next chapter, Mendel inheritance or genetic inheritance. कि inheritance, what is inheritance, how inheritance took place and what are the laws postulated by the Mendel. So we will describe these one by one. So first of all we have knowledge about the gene. What is gene? Because every character which is going to pass on is totally dependent on the gene, and the full on genetics, our whole genetics is totally dependent on the gene. So gene is a section of DNA that is transcribed and translated into a single protein. तो जीन हमारे डीएनए का एक सेक्शन है जिसने ट्रांसक्राइब होना है, ट्रांसलेट होना है और किसकी फॉर्मेशन करनी है, प्रोटीन की. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था. उसके बाद ये भी पढ़ा कि कैसे रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी और अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन होगा. सो द कैरेक्टर्स विच आर विजिबल इन अस आर टोटली ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द जीन. ये जीन ही है जिनकी वजह से हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फिज़िकली हमारे जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वो सारे के सारे किसकी आउटकम होती है, जीन के थ्रू जो प्रोटीन्स बनते हैं. ईच क्रोमोसोम हैज़ अप टू 25,000 जीन. एक क्रोमोसोम में लगभग 25,000 के करीब जीन्स हो सकते हैं. एंड एज वी ऑलरेडी नो द ह्यूमन हैव द टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ विच 23 आर फ्रॉम मदर एंड 23 आर फ्रॉम द फादर. एंड दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस. तो अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम है तो उनमें से 23 कहाँ से होंगे, मदर में से, और 23 कहाँ से पास आउट हुए हैं, फादर में से. आफ्टर डैट एलील्स क्या होते हैं, ईच इंडिविजुअल कैरीज वन कॉपी ऑफ अ जीन फ्रॉम देयर मदर एंड वन कॉपी ऑफ जीन फ्रॉम देयर फादर. तो हर एक हमारे पास जो जीन है उसकी दो फॉर्म्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं. तो जीन की बात करें तो उसकी जो एक कॉपी है वो कहाँ से आती है, मदर से, और एक कहाँ से आती है, फादर से. और उन दोनों कॉपीज़ को हम क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर 3 के बारे में. इट कंट्रोल्स द कलर ऑफ द फ्लावर, and here we can see that chromosome number 3 is from mother and its homologous chromosome is from father, and the chromosome which is from mother is responsible for the purple flowers and the chromosome from the father is responsible for the वाइट फ्लावर्स. सो उसके बाद म्योसिस वगैरह होती है तो उसमें ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं. फिर उनकी क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं. फिर कौन सी जो क्रोमेटिड है अगली जनरेशन में जाएगी या अगले गैमीट में जाएगी और कौन सा गैमीट फ्यूज़ करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें कौन से कैरेक्टर्स होंगे. तो सबसे पहले तो अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, दो एक जैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है. एलील्स क्या होते हैं, वी नो दैट द यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील्स. तो हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन्स है, और जीन्स की दो फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं. इफ़ द ऑफस्प्रिंग्स हैज़ 2 डोमिनेंट एलील्स द ऑफस्प्रिंग्स विल अपीयर टू शो द डोमिनेंट ट्रेट. अगर किसी भी एक ऑफस्प्रिंग्स में या नई जनरेशन में दोनों के दोनों जो एलील डोमिनेंट है तो इसका मीनिंग वो जो ऑफस्प्रिंग है वो डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगा, मीनिंग डोमिनेंट करैक्टर को शो करेगा. और अगर किसी ऑफस्प्रिंग के पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है तो फिर भी वो कौन सी ट्रेट को शो करेगा, डोमिनेंट को. इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और अगर किसी ऑफस्प्रिंग के पास 2 रिसेसिव एलील्स हैं, मीनिंग किसी जीन की जो दोनों कॉपीज़ हैं और दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तब वो रिसेसिव ट्रेट को या नेगेटिव ट्रेट को शो करेगा. जैसे कि तीनों के साथ में डायग्राम भी दिए गए हैं कि अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, ग्रीन है तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन. अगर एक ग्रीन है और एक येलो है, मीनिंग एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तब भी कलर क्या आया, डोमिनेंट वाला. लेकिन अगर दोनों के दोनों रिसेसिव हैं तो कलर कैसा आएगा, रिसेसिव का. आफ्टर दैट टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जेनेटिक्स में, जीनोटाइप. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 2 टर्म्स होती है, एक होती है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप. जो भी फिजिकली हमें अपीयर हो रहा है, जो आउटर साइड से कलर, साइज़, लेंथ वगैरह जो हमें शो हो रही है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं. लेकिन जिस जीन्स को उन्होंने अपने अंदर कैरी किया हुआ है और कौन सी कॉपीज़ हैं जीन की, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बोलते हैं.
अब किसी का जो फिनोटाइप है वो दिखने में कुछ और हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका जो जीनोटाइप हो वही हो। जैसे कि हमने हेटेरोजाइगस फॉर्म की बात की, हमारे पास ये जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा सेकंड में कि हमारे पास ग्रीन और येलो कलर की पॉड को हमने कंबाइन करवाया, तो हमारे पास ग्रीन कलर की पॉड आई है, लेकिन वहाँ पे जीन तो रिसेसिव भी है, येलो भी है, बट वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो इन केसेस में इनका जो फिनोटाइप है वो आपको ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इनके जीनोटाइप की बात करें तो पहले और दूसरे केस में जो जीनोटाइप है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट है। आफ्टर डेट फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, मीनिंग जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन करेक्टर्स को। जीनोटाइप्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी थ्रू द जेनेटिक्स, लेकिन फिनोटाइप में क्या है कि हम उनको फिजिकली देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन आइज़, ब्राउन हेयर, लेंथ कैसी है उसकी, पॉड कैसी है, तो ये सब करेक्टर किस में आते हैं, फिनोटाइप में। अब जनरेशन्स क्या होती हैं हमारे पास, सेम टाइम पे जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरेशन्स बोलते हैं। जैसे कि पी जनरेशन कौन सी होती है, पेरेंटल, जो पेरेंट की जनरेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, पी जनरेशन की मेटिंग होने से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन के अगर हम सेल्फिंग करवाएं, मीनिंग F1 जनरेशन जो भी हमारे पास आई है उसको अपनी जैसी ही किसी पार्टनर के साथ अगर उसकी मीटिंग करवाएं तो वहाँ से जो जनरेशन आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं, या फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, मीनिंग ऑफस्प्रिंग की फर्स्ट जनरेशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, F2। आफ्टर डैट एलील क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, हम पहले पढ़ चुके हैं। डोमिनेंट एलील क्या होते हैं, ट्रेट दैट एक्सर्ट इट्स इफेक्ट व्हेन एवर प्रेजेंट, जो अपना इफेक्ट शो करेगी ट्रेट उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे। इसे हम सिंबलाइज किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे ड्वार्फिज्म, हंटिंगटन डिसीज़ हो गया। रिसेसिव एलील क्या है, ट्रेट दैट इज़ मास्क्ड इफ अ डोमिनेंट ट्रेट इज़ प्रेजेंट, अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है रिसेसिव के साथ और वो रिसेसिव एलील अपने आप को ना रिप्रेजेंट कर पाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। तो ऐसे एलील या ऐसी ट्रेट जो डोमिनेंट के आने के बाद खुद को मास्क कर लेती है, खुद को छुपा लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोलते हैं। इसे सिंपलाइज किससे किया जाता है, स्मॉल लेटर से, लोअर केस लेटर से, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, ब्लू आइज। आफ्टर डैट जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, जीनोटाइप है विच कॉपीज ऑफ द जीन द ऑर्गेनिज्म हैव, अगर हम इंटरनली स्टडी करें कि उसके पास जीन और एलील कौन कौन से हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे कि दोनों डायग्राम में से फर्स्ट में देखो जीनोटाइप दे रखे हैं, पी होमोजाइगस, पी एंड स्मॉल पी हेटेरोजाइगस, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी हेटेरोजाइगस, और लास्ट में दोनों स्मॉल पी क्या हो गए, होमोजाइगस। तो अगर हमने इनके जेनेटिक लेवल तक देखा तो क्या देखा कि दिख तो हमें पहले जो 3 केसेस हैं तीनों में ही डोमिनेंट करैक्टर आएगा, लेकिन अगर उसके जीनोटाइप को चेक करें तो सभी का जो जीनोटाइप है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर हम उसके फिनोटाइप की बात करें तो पहले जो 2 केस हैं उन दोनों में कलर कैसा है, पर्पल है, लेकिन जो लास्ट वाला केस है उसमें जो कलर है वो क्या है, वाइट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड केस में कलर कैसा आ रहा है, पर्पल आ रहा है, और अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो इसका कलर कैसा है, वाइट है। तो ये तो इसका फिनोटाइप हो गया कि हमें एक्सटर्नली क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसकी जीन्स की अरेंजमेंट देखें इंटरनली तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप का मीनिंग क्या हो गया, विच ट्रेट इज़ गोइंग टू विजिबल टू अस। आफ्टर डैट नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग जीन्स एंड एलील्स। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की एब्रीवेशंस दी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स को दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, डोमिनेंट के लिए सेम ही लेटर सेम यूज़ किया दोनों के लिए, बट डोमिनेंट को शो करने के लिए उन्होंने कैपिटल वर्ड को यूज़ किया और रिसेसिव को शो करने के लिए उन्होंने स्मॉल वर्ड को यूज़ किया। मीनिंग क्या है कि दोनों के लिए अगर हमने एक ही करैक्टर को दिखाना है, मान लो हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट के केस में हम दोनों के लिए लेटर सिंगल ही लेंगे, बट डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल शो करेंगे और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल शो करेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल के थ्रू कि उन्होंने पी के प्लांट को लिया, तो पी का प्लांट उन्होंने क्यों चूज़ किया, एक तो इसमें बहुत सारे करैक्टर थे जो एक टाइम पे विजिबल हो सकते थे, इसकी जो एनुअल क्रॉप थी बहुत जल्दी इसको ग्रो कर सकते थे, एंड अपने तरीके से इसमें पॉलिनेशन करवा सकते थे, मीनिंग सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन हम चाहें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ईजिली विजिबल रिजल्ट थे। तो कौन कौन से करैक्टर थे जो पी के प्लांट में सबसे ज़्यादा विजिबल है, जैसे कि एक तो हो गया राउंड एंड रिंकल्ड
सीड्स। सबसे पहला तो करेक्टर ये है कि उसमें जो सीड थे वो राउंड हैं या रिंकल है। सेकंड हो गया कि जो सीड है हमारे पास येलो है या ग्रीन है। फ्लावर्स हैं जो कलर उनका पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है। उनकी जो पोड है वो बिल्कुल फ्लैट हो सकती है या थोड़ी सी पिंच्ड हो सकती है कॉर्नर से। और हमारे पास जो पोड है वो येलो भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है। अब जो हमारे पास फ्लावर्स की कंडीशन है वो एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल। टर्मिनल का मीनिंग क्या है, बिल्कुल टॉप के ऊपर, और एक्सिलरी लीफ की एक्सिल में से। और लास्ट वन क्या है, प्लांट जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो हम एक साथ यूज़ कर सकते थे पी प्लांट के केस में। तो जेनेटिक्स की शुरुआत जो थी की थी मेंडल ने, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। ये इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत ईजिली ग्रो करवा सकते हैं इसको, और ईजिली इनके जो करैक्टर हैं उनको हम देख सकते हैं, और इनकी मेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, हम क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी द वन थिंग विच वॉज इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ मेंडल इज़ हिज लक, कि अगर वो पी प्लांट को, उनने इन करैक्टर्स के बारे में डेफिनेटली पहले पता नहीं था कि ये करैक्टर की वजह से ही मुझे पी प्लांट लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाय लक प्लांट ही ऐसा लिया जिसके थ्रू हमें इतनी सारी आउटकम्स मिली। जो भी उनके लॉज वगैरह थे उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ जनरल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स की शुरुआत हुई कहाँ से, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से डोमिनेंट रिसेसिव को रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट जॉर्ज मेंडल थे, उन्होंने 1843 में पी प्लांट को स्टडी किया और बेसिक प्रिंसिपल हेरिडिटी के सामने लेके आए कि हाउ जीन्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने सबसे पहले एक टोल प्लांट को दूसरे टोल प्लांट के साथ ब्रीड करके देखा। तब इन्होंने जीन्स के लेवल पे नहीं देखा था, सिर्फ ब्रीड करवा के देखा और उसके आउटकम देखे। तो उन्होंने क्या देखा, उनके पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए आगे वो सारे के सारे क्या थे, टोल थे। तो पेरेंट की जनरेशन को उन्होंने P1 बोल दिया, और जो ऑफस्प्रिंग आए उनको क्या बोल दिया, F1 बोल दिया, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोल दिया। ही कॉल्ड द पेरेंट्स प्योर ब्रीडर्स एज दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट लुक एग्जैक्टली लाइक देम। उन्होंने जो भी पेरेंट्स थे उनको प्योर ब्रीडर का नाम दे दिया। अब हो सकता था कि उन दोनों के दोनों प्लांट में से एक हेट्रोजाइगस हो और एक पूरा का पूरा डोमिनेंट हो, ये नहीं पता था। लेकिन उनको क्या लगा कि दो टोल प्लांट थे और उनसे जितने भी ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सारे के सारे क्या आ गए हैं, टोल आ गए हैं। तो उन्होंने पेरेंट्स को क्या नाम दे दिया, प्योर ब्रीडर का नाम दे दिया। फिर उन्होंने बहुत से करैक्टर्स को देखा, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करवा के देखे, जैसे सीड की शेप का, प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग, पोड कलर के अकॉर्डिंग एंड फ्लावर कलर के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने क्या किया, जो प्योर प्लांट थे अलग अलग करैक्टर के, जैसे कि उन्होंने एक ग्रीन पोड प्लांट था जो, और येलो पोड प्लांट था, उन दोनों को मेटिंग करवा के देखी। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारे करैक्टर्स लिए थे मेटिंग करवाने के लिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन उनके पास जनरेशन आई वो सारे के सारे क्या थे, ग्रीन थे। यहाँ देखो, उन्होंने एक येलो पोड कलर वाले को और एक ग्रीन पोड कलर वाले, दोनों की मेटिंग करवाई। तो उसके पास F1 के जितनी भी 4 पॉसिबिलिटीज़ आई, क्योंकि आप लोगों को गैमीट्स तो शायद बनाने आते होंगे, नहीं भी आते तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में साथ के साथ बता दिया जाएगा। तो गैमीट्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आई गैमीट्स की, वो सारे के सारे कैसे आए, हमारे पास ग्रीन कलर के आए। आफ्टर डैट उसने क्या किया, ये जो F1 के प्लांट आए थे हमारे पास सारे के सारे, इनकी सेल्फिंग करवाई, क्योंकि हमें पता है पेरेंटल की कॉम्बिनेशन से F1 आती है और F1 की कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास कौन सी जनरेशन आती है, F2। तो F1 जनरेशन वालों को जब उसने मेटिंग करवाई तो क्या रिज़ल्ट देखा कि 4 में से जो 3 आउटकम थी हमारे पास वो ग्रीन थी और एक क्या थी, येलो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे येलो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन अभी भी प्रेजेंट थे, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट ना होते तो यहाँ पे F2 जनरेशन में येलो कलर है वो शो ना हो पाता। तो इससे क्या आउटकम निकली कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चांस है जिस वजह से जो येलो कलर है वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। हालांकि ये बाद में प्रूव हो गया कि जो येलो कलर था वो रिसेसिव था, तो वो रिसेसिव जीन थे, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए डोमिनेंट के केस में। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए तो उन्होंने खुद को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया।
मेंडल की टर्मिनोलॉजी क्या थी? ट्रू ब्रीडिंग। व्हेन द प्लांट सेल्फ पॉलिनेट, तो जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो सारे के सारे सेम वैरायटी के आते हैं, मीनिंग अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एग्जैक्टली उनके जैसी ही होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग का नाम दे दिया। जब मेटिंग या क्रॉसिंग करवाई जाती है दो वेराइटीज़ के बीच में, दो अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में, या जिनके जो करैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसे उन्होंने क्या बोल दिया? हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डेट ब्रीड ट्रू फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सिंगल ट्रेट। मीनिंग एक सिंगल करैक्टर को अगर हम लेके चलें और उसके दो एलील के बीच में अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में बोलने तो यही होगा कि जिसमें हम एक करैक्टर को लेके चलते हैं। पी जनरेशन कौन सी थी? जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे उनको पी जनरेशन बोल दिया। पी जनरेशन से जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए या जो पहली जनरेशन आई उसको क्या बोल दिया? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की सेल्फिंग से जो जनरेशन आई उसको क्या बोल दिया? F2 जनरेशन। अब हिट्रोजाइगस या मिक्स हिट्रोजीनियस किसे बोला इन्होंने? ए हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैज़ वन डोमिनेंट जीन एंड वन रिसेसिव जीन। तो आपको बता दिया कि मान लो हमारे पास कोई कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे दे रखी है कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? हिट्रोजाइगस टोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो रिसेसिव है वो खुद का करैक्टर नहीं शो कर पाएगा। कैपिटल टी यहाँ पे लार्ज को शो कर रहा है या टोल को शो कर रहा है, और स्मॉल जो टी है वो किसे शो कर रहा है? स्मॉल प्लांट को। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो जो प्लांट की ओवरऑल हाइट है वो क्या होगी? टोल होगी। लेकिन अगर हम इसके जीनोटाइप को देखें तो इसे हम क्या बोलेंगे? हिट्रोजाइगस टोल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल हैं वो टोल हैं, इंडिविजुअल हैज़ बोथ टोल एंड द शॉर्ट जीन्स बट लुक टोल, तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोजाइगस या मिक्स हिट्रोजीनियस। होमोजाइगस में क्या होगा या प्योर होमोजीनियस में क्या होगा कि या तो वो दोनों के दोनों जो उनके जीन हैं वो कैसे होंगे? कैपिटल होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे? स्मॉल होंगे। द इंडिविजुअल हैज़ ओनली वन जीन फॉर द डोमिनेंट ट्रेट, मीनिंग वहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट कैसे शो हो रही थी? एक कैपिटल था, एक क्या था? स्मॉल था। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट को शो करने के लिए दोनों के दोनों जो एलील होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल होंगे। और रिसेसिव को फॉर्म को शो करने के लिए जो दोनों के दोनों जीन होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे, मीनिंग आपको इंटरमीडिएट या हाइब्रिड फॉर्म नहीं दिखाई देगी। अगर तो दोनों के दोनों जो जीन हैं वो कैपिटल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। अगर दोनों के दोनों जो एलील हैं वो क्या हैं या जीन क्या है? रिसेसिव है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर रिसेसिव फॉर्म। हाइब्रिड हमारे पास प्रेजेंट नहीं होंगे। आफ्टर दैट, हाउ आर जीन एक्सप्रेस्ड? ट्रेट आर हाउ अवर जीन शो, एंड सिंस ट्रेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू जीन्स। ट्रेट का मीनिंग क्या होता है कि कैसे करैक्टर शो किए जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रेट में दोनों फॉर्म होंगी जीन की, मीनिंग एलील की दोनों फॉर्म होंगी। तो जैसे एलील खुद को रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही हमें ट्रेट दिखाई देगी। ट्रेट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास फ्लावर्स का कलर हो गया, फ्लावर्स की शेप हो गई, लेंथ हो गई प्लांट की, पॉड का कलर हो गया, पॉड की शेप हो गई, ये सारी क्या होती हैं? ट्रेट्स होती हैं। तो ट्रेट्स को हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि होमोजीनियस भी हो सकती हैं और वो हिट्रोजीनियस भी हो सकती हैं। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है कि इसमें जो दोनों के दोनों एलील होंगे वो एक जैसे होंगे, और हिट्रोजीनियस में मिक्स टाइप या हाइब्रिड टाइप होंगे। आफ्टर दैट, मेंडल ने क्या हाइपोथेसिस निकाली अपने इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद? उन्होंने क्या निकाला कि जब उन्होंने पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स को कंबाइन करके देखा तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी ना वो सारी की सारी पर्पल कलर वाली आई, और F1 जनरेशन की जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवा के देखी तो पहले वाले रिजल्ट की तरीके से हमारे पास जो रेशो आई वो 3:1 आई। 3 हमारे पास पर्पल थे और 1 क्या था? हमारे पास वाइट था। तो इससे उन्होंने ये बताया कि जो पर्पल कलर है वो क्या है? डोमिनेंट है, और जो वाइट है वो क्या है? रिसेसिव जीन की वजह से है। तो यहाँ पे जो वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो फ्लावर का कलर है वो कैसा आ जाएगा? पर्पल आ जाएगा। बिकॉज द डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज कवर्ड अप द रिसेसिव ट्रेट, ही कॉल्ड दिस कंप्लीट डोमिनेंस। जिसमें डोमिनेंट जो ट्रेट है वो कम्प्लीटली रिसेसिव ट्रेट को कवर अप कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अब मेंडल की ही सेकेंड हाइपोथेसिस क्या थी? ही कॉल्ड द ग्रीन पॉड एज डोमिनेंट,
बिकॉज दीज आर मोर पावरफुल ट्रेट एंड शोड अप मोर ऑफन। तो उन्होंने 2-3 करैक्टर को मिक्सअप करके देखा था, तो उनमें से एक पोड का कलर भी हमने लास्ट टाइम इसी में पढ़ा था कि ग्रीन कलर की पोड ली थी और नेक्स्ट जो आई वो सारी की सारी क्या थी, ग्रीन थी। तो उन्होंने जो ग्रीन कलर था उसे डोमिनेंट माना और जो येलो कलर था उसे उन्होंने क्या माना, रिसेसिव ट्रेट माना। Then he realized that if an offspring had one dominant and one recessive trait, the dominant trait would show up. जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी एक ऑफस्प्रिंग के पास एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव कलर है तो जो डोमिनेंट होगा वो खुद को शो आउट करेगा। फिर उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस को करवा के देखा। रेसिप्रोकल क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि वो ये जानना चाहते थे कि प्लांट के सेक्स के ऊपर जो भी हमारी मेटिंग है वो डिपेंड करती है या नहीं, मीनिंग प्लांट मेल है या फीमेल है, मेल ने डोमिनेंट कैरेक्टर को रखा हुआ है या फीमेल ने डोमिनेंट को रखा हुआ है, उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या करके देखा कि सबसे पहले जो टोल प्लांट था वो कैसा लिया, मेल प्लांट टोल लिया और ड्वार्फ प्लांट कौन सा लिया, फीमेल वाला लिया। उसकी क्रॉसिंग करवाई तो वो क्रॉसिंग क्या थी, सेम आई। यहाँ पे 2:2 नहीं आएगा, दोनों के केस में सेम रहेगा, यहाँ पे 3:1 ही आएगा। दूसरी क्रॉसिंग में उन्होंने क्या करवाया, जो फीमेल है उसे टोल लिया और मेल को क्या लिया, ड्वार्फ लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि सेक्स चेंज करने से कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, उनके फिनोटाइप में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, रेसिप्रोकल क्रॉस बोला। तो रेसिप्रोकल क्रॉस इज़ द क्रॉस Mendel wanted to check out the effect of sex on the inheritance of the characters. He wanted to check heredity of characters because of the sex. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि सेक्स का कोई भी फ़र्क नहीं था इनहेरिटेंस के ऊपर। तो दोनों के दोनों केसेस में जो इनहेरिटेंस है वो कॉमन रही। हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो सारे के सारे क्या थे, डोमिनेंट के कारण टोल आए, और F2 जनरेशन में हमारे पास 3:1 आई। आफ्टर डैट बैक क्रॉस करवा के देखी उन्होंने। बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि F1 के जो भी इंडिविजुअल आए हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा से क्रॉस करवाना, चाहे वो पेरेंट्स रिसेसिव वाला हो, चाहे वो पेरेंट हमारे पास डोमिनेंट वाला हो। किसी भी एक पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन की तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस टोल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट F1 जनरेशन शो ऑल हाइब्रिड। जब हमने एक होमोजाइगस टोल प्लांट लिया, होमोजाइगस टोल प्लांट का मीनिंग क्या है, जिसमें दोनों कैपिटल टी होंगे। दूसरा हमने लिया ड्वार्फ पी प्लांट जिसमें दोनों स्मॉल टी होंगे। उनकी जो F1 जनरेशन आई वो क्या थे, सारे के सारे हाइब्रिड टोल थे। ठीक है, व्हेन दिस हेट्रोजाइगस टोल क्रॉस विथ द डोमिनेंट पेरेंट देन इट इज़ नोन एज डोमिनेंट बैक क्रॉस। जब हमने F1 जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, क्योंकि मैंने आपको बताया बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं, रिसेसिव के साथ भी। तो अगर हमने डोमिनेंट के साथ उसे क्रॉस करवाया वापसी में तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बैक क्रॉस। अगर हमने F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बैक क्रॉस। उसके बाद आया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में भी क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास F1 जनरेशन आती है उसको हम पेरेंट्स के साथ मेटिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट ओनली कैसा होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। ए क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग्स एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करवा के देखा, सबसे पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 पेरेंट लिए, एक हमारे पास हेट्रोजाइगस पेरेंट था और एक हमारे पास क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था। तो उसके बाद जो भी हमारे पास पेरेंट आए, कोई भी कंडीशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पेरेंट है वो कैपिटल टी वाला हो, किसी तरीके का भी हो सकता है। तो हमारे पास जो भी F1 जनरेशन आएगी इनकी, उनको अगर हमने रिसेसिव के साथ ही सिर्फ मेट करवाना है, ये जो केस दे रखे हैं ना, दोनों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक पॉसिबिलिटीज़ ली गई है कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है हो सकता है कि वो हेट्रोजाइगस वाली हो, या ये भी हो सकता है कि वो कैसी हो, होमोजाइगस वाली हो। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 सिचुएशंस आती हैं उसमें। एक तो कैपिटल टी वाली आती है F1 में सिचुएशन, और एक हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाली आती है। तो हम F1 ऑफस्प्रिंग में कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम हेट्रोजाइगस फॉर्म लें चाहे हम होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म लें। बट हमने इसकी जो मेटिंग है वो कैसे पेरेंट के साथ करवानी है, जो कि रिसेसिव हो। तो जब हमने इनकी मेटिंग
रिसेसिव वाले के साथ करवाई तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आफ्टर डैट टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन इफ एन इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो मोनोहाइब्रिड का मीनिंग क्या है, एक ही करेक्टर लेना है हमने। तो इसमें क्या डिटरमाइन किया जाता है कि हमारे पास जो भी F1 जनरेशन का हम पेरेंट ले रहे हैं, जिसे हम पेरेंट बना रहे हैं F1 जनरेशन के किसी भी इंडिविजुअल को, वो डोमिनेंट भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो हमने यही चेक करना है कि वो जो हमारे पास पेरेंट हमने लिया है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। वो हमें कब पता चलता है, जब टेस्ट क्रॉस की हमारे पास अल्टीमेट रेशो आती है। तो दोनों के केस में जो रेशो आएगी ना गैमीट्स के फॉर्मेशन की, वो अलग अलग आएगी। तो इसी रेशो से ये इंडिकेट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डोमिनेंट दिखने वाला जो पेरेंट था वो एग्जैक्टली होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। इंडिविजुअल विद रिसेसिव फिनोटाइप ऑलवेज हैव द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। तो जिनके एक चीज़ तो इससे कंफर्म हो गई थी कि जिसमें रिसेसिव कलर आया है अगर किसी भी इंडिविजुअल में, इसका मीनिंग उसमें दोनों के दोनों जीन कैसे थे, रिसेसिव टाइप के थे। इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप हैव इंटरमीडिएट जीनोटाइप। लेकिन अगर किसी का फिनोटाइप है वो डोमिनेंट आया है, इसका मीनिंग उसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, डोमिनेंट कंप्लीटली डोमिनेंट भी हो सकती है या हेट्रोजाइगस फॉर्म भी हो सकती है। सो ये तो बेसिक था जेनेटिक्स के बारे में। फर्दर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लॉ ऑफ मेंडल। जो मेंडल ने लॉ दिए थे, कैसे कैसे गैमीट्स बनते हैं, कैसे उनकी मेटिंग होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब उसके बाद क्या था, अब गैमीट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं या जो गैमीट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। क्योंकि हमने जितना भी काम करना है वो सारा पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेल के गैमीट्स को यहाँ पे लिखते हैं और फीमेल के गैमीट्स को अपर साइड में लिखते हैं। जो ये तो हमने एक एग्जांपल लेके देखा है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हमारे पास जो मेल का क्रोमोसोम के दोनों एलील है, दोनों एलील को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फीमेल के दोनों एलील को यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उनके कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं, जैसे कि इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया और चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। सो ये टॉपिक हमारा ख़त्म है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मेंडल। थैंक यू।